Hello everyone, welcome back to the revision series of Indian Contract Act relevant for CA Foundation students. हम लोग आज यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं. यूनिट नंबर 5 रिवाइज करने वाले हैं. यूनिट नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज. तो इसमें हमने पिछले यूनिट तक हमने परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नाम के यूनिट के बारे में तो या कंसेप्ट के बारे में तो पढ़ लिया. अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वन ऑफ द वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर ना ढंग से हो रहा हो, यानी कि किसी ना किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस ना निभाया हो जो उसने प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, तो दैट रिजल्ट्स इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ए और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था और ए ने बोला था कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बी को एंड बदले में बी ने कहा था कि वो पैसा देगा ए को, तो अगर ए वो गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है बी को, ही इज फेलिंग टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस, देन वी कॉल इट एज इफ ए ने क्या कर दिया, ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ही हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या रेमेडीज होंगे, क्या इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले ब्रीच का कंसेप्ट यहां लिखा है और हमने ऑलरेडी, मैंने आपको एक एग्जांपल ए और बी का एग्जांपल देके मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार का होता है. वन इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज जहां पर जिस पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना था, उसने अपनी अनविलिंगनेस या फेलियर टू परफॉर्म परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही जाहिर कर दिया दूसरी पार्टी को. तो जैसे कि आप एक एग्जांपल यहां पे देखिए, एग्जांपल नंबर 1, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ऑन 15 जुलाई टू सप्लाई 10 bales ऑफ कॉटन फॉर स्पेसिफाइड सम ऑन 14th अगस्त 2020. परफॉर्मेंस की डेट क्या रखी गई है? 14th अगस्त. कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 15th जुलाई को. 30 जुलाई को ही वो बंदा आ गया और बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा 14th तक, मतलब 14th को आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही प्रॉमिसर आ गया प्रॉमिसी के पास और उसने बोला कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन गिव्स राइज टू टू पॉसिबिलिटीज कि या तो जो दूसरी पार्टी है जो प्रॉमिसी है, जैसे इस एग्जांपल में जो बी है, अब बी के पास दो ऑप्शंस है. बी के पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि ऑन द स्पॉट, जैसे इस डेट को 30 जुलाई को ही वो मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर दे, रिसेंड कर दे अगर बी. या फिर सेकंड ऑप्शन क्या अवेलेबल है? सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखे, कॉन्ट्रैक्ट ऑनगोइंग रखे और एक्चुअली 14th अगस्त तक वेट करे फॉर द फेलियर, एक्चुअल फेलियर ऑफ ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. वापस से क्या इंप्लीकेशन पड़ता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? द प्रॉमिसी, जिसको अभी अभी प्रॉमिसर ने बताया कि वो एक्चुअल डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, द प्रॉमिसी हैज टू ऑप्शंस, आइदर टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज एंडेड, एज रिसेंडेड ऑन द डेट ऑफ व्हेन ही केम टू नो कि ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसी दिन ही मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यानी कि इस एग्जाम्पल में 30 जुलाई को ही खत्म मान ले, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखे. सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखे एंड कब तक वेट करे? एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट करे. So let's read. Anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived, when the promisor refuses altogether to perform his promise and it signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived. We call it anticipatory breach. Anticipatory breach का जो communication है वो expressly भी किया जा सकता है, यानी कि by word spoken or written, या impliedly भी बताया जा सकता है. Impliedly कैसे होगा? बहुत सिंपल. ये एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखोगे, implied anticipatory breach of contract को जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो है, सो वेयर ए अग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर 50,000 ऑन 10th of August, बट ही सेल्स हिज हॉर्स टू सी ऑन 1st August. अरे भाई, बी को जो डेट पे बेचना था उससे पहले ही उसने किसी और को बेच दिया, ए ने वही हॉर्स, तो ऑटोमेटिकली अब ये इससे क्या जाहिर हो गया कि ए विल नॉट बी एबल टू सेल दिस हॉर्स टू बी, यानी कि ए विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन द गिवन डेट. सो दिस हैज गिवन राइज टू एंटिसिपेटरी ब्रीच इन दिस एग्जाम्पल. अब आगे देखते हैं, हमने सेक्शन नंबर 39 में भी पढ़ा था. सेक्शन नंबर 39 आपके पिछले चैप्टर्स में भी आया था. इन सेक्शन नंबर 39 वी रेड दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, देन द प्रॉमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट
unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. So वही मैंने जो आपको दो ऑप्शंस के बारे में बताया वो यहां पर लिखा है. अच्छा, तो उसमें जो सेकेंड ऑप्शन मैंने बोला था कि एक्चुअली वो वेट करेगा, अभी मतलब एकदम से कैंसिल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी, और वेट करेगा टिल द फाइनल डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो फिक्स करी थी, ओरिजिनली डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो फिक्स करी थी वहां तक वेट करना चाह रहा है. अगर उसमें एक नुकसान हो सकता है प्रॉमिसी का. क्या नुकसान हो सकता है कि एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक आते आते अगर कोई ऐसी नेचुरली या सर्कमस्टांस अराइज हो गई, कोई फोर्स मेजर इवेंट हो गया, फोर्स मेजर इवेंट जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह इस तरह की चीज आ गई, या कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, तो फिर पता है क्या, प्रॉमिसर अपनी जो उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, पर बाद में 14 अगस्त तक उसने जिंदा रखा दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये पता है चालाकी क्या दिखाएगा बाद में कि अगर ऐसी कोई आपदा आ गई ना, तो वो अपनी जो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा अपने कॉन्ट्रैक्ट को, उस चीज को किस पे डाल देगा, किस पर्टिकुलर इवेंट को ब्लेम पर ब्लेम डाल देगा कि देखो ये तो आपदा हो गई, मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाया, या फिर देखो ये तो कोई और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई इसलिए मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, वरना तो मैं परफॉर्म कर देता, वो ऐसे बोलेगा. सो देन हु माइट लूज अ चांस to sue and demand damages, then B might lose the chance to sue A and demand damages in court, क्योंकि फिर A को एक मौका मिल जाएगा या एक सफाई का रीजन मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि भाई देखो फिर फाइनली मेरी गलती नहीं हुई कि आपदा वगैरह आ गई या कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. सो जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन था कि 30 जुलाई को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा है बी और 14 तक जिंदा रख रहा है, उसमें ये वाला नुकसान होने का एक पॉसिबिलिटी रहता है. ये बात यहां पर लिखी है दैट सेकेंड ऑप्शन क्या बोला, बी में इलेक्ट नॉट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. बट इन दिस केस he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party, if he so decides on reconsideration, may still perform his part of the contract, and he can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. Okay, चलिए आगे आए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिस दिन आपने फिक्स किया था डेट ऑफ परफॉर्मेंस, उसी दिन आकर अगर आप बोल रहे हो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, या अनविलिंगनेस या फेलियर टू परफॉर्म हो रहा है उसी दिन, तो फिर इट इज एक्चुअल ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या हो रहा था, उस डेट ऑफ परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही जाहिर किया जा रहा था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसी दिन ये एक्सप्रेस किया जाता है दैट आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी अगर प्रॉमिसर एक्सप्रेस कर दे प्रॉमिसी को कि या फेलियर अपना जाहिर कर दे, देन ऑल्सो वी कैन से दैट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज अरिजन. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वाला एग्जाम्पल कहां बैठेगा, जहां पर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स वर्क है जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वो चलता रहेगा. मान लो प्रोजेक्ट ये है कि बिल्डिंग बनानी है 3 माले की, तो 3 माले जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा. तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही अगर 1 माला बना के ही जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है उसने अगर ये एक्सप्रेस कर दिया प्रोजेक्ट हेड को कि मैं ये परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, बीच में ही उसने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके रेमेडीज क्या होते हैं यूजुअली. सबसे पहला रेमेडी होता है सूट फॉर डैमेजेस. सो जिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है क्योंकि द अदर पार्टी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी उस पार्टी को क्या करेगी, सू करेंगे कोर्ट में, एंड दे विल डिमांड डैमेजेस. प्रे क्या करेंगे कोर्ट से, जज साहब से, कि आप मुझे डैमेजेस दीजिए. डैमेजेस मतलब क्या होता है, डैमेजेस मतलब होता है कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी. कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी, इसको हम क्या बोलते हैं, डैमेजेस. अब डैमेजेस का कंसेप्ट सेक्शन नंबर 73 में अच्छे से दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और ये सेक्शन 73 में जो कंसेप्ट डाले हैं ये आया था किस मेजर केस से. द केस इज हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल. हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस तो आपको याद ही होगा भाई. हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल के केस में क्या हुआ था, क्रैंक शाफ्ट खराब हो गया था एक फ्लावर मिल का, और वो क्रैंक शाफ्ट यानी कि पार्ट है, एक मिल का पार्ट है, वो पार्ट कैरियर द्वारा, ट्रांसपोर्टर द्वारा लेकर जाना था रिपेयर होने, और एक सर्टेन टाइम में वापस आने का प्रॉमिस किया गया था कि वो रिपेयर होके वापस आ जाएगा. बट वो सर्टेन टाइम के तो काफी बियॉन्ड ही आया वो रिपेयर होके. इतने
टाइम तक वो मिल क्या थी, वो मिल बंद पड़ी हुई थी। पर ये बात किसको नहीं बताई गई थी, उस कैरियर को, उस ट्रांसपोर्टर को इस बात के बारे में नहीं बताया गया था। ही वॉज नॉट एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड दैट अगर जब तक वो क्रैंकशाफ्ट ठीक होके नहीं आएगा तब तक वो मिल बंद पड़ी होगी। तो जो डिले हुआ उसके लिए तो उस फ्लावर मिल के ओनर ने कंपनसेशन डैमेजेस मांगा ही। इसके अलावा जो उसकी मिल शटडाउन रही उस वजह से जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो भी एज डैमेजेस डिमांड किया फ्लावर मिल के ओनर ने। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ यही वाला डिले की वजह से जो डैमेजेस बनते हैं वो तो अवॉर्ड किए, लेकिन मिल के शटडाउन की वजह से जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो वाले डैमेजेस अवॉर्ड नहीं किए, क्योंकि डी जो कैरियर था इस एग्जाम्पल में, जो ट्रांसपोर्टर था, उसको ये बात एक्सप्रेसली बोली नहीं गई थी कि भाई अगर तू डिले करेगा तो हमारी मिल इतने समय तक बंद भी रहेगी और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होगा। ये बात वाज नॉट एक्सप्रेसली डिस्कस्ड, ये शुरू में ही डिस्कस होनी चाहिए थी। तो दिस वाज नॉट एक्सप्रेसली डिस्कस्ड, इसीलिए ये वाला डैमेजेस अवार्ड नहीं किया गया था। किस केस में? हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल में। सो लेट्स कम टू सेक्शन 73 नाउ। केस तो आपको मैंने रिवाइज करा दिया। सेक्शन नंबर 73 टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डैमेजेस। सो मेजरली as per section 73 there are two kinds of damages that have been discussed. पहला है ordinary damages। तो ordinary damages के बारे में कैसे पता लगेगा? Let's read. When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, ये आ गया कीवर्ड याद करने वाला, which naturally arose in the usual course of things from such breach। ये हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस। और एक और कंसेप्ट होता है स्पेशल डैमेजेस का। स्पेशल डैमेजेस का कंसेप्ट आगे लिखा है कि विच द पार्टीज न्यू when they made the contract to be likely to result from the breach of it। तो मैंने आपको दोनों टाइप के डैमेजेस सेक्शन 73 में दिखा दिए। सेक्शन 73 दो प्रकार के डैमेजेस के बारे में बात करता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन द पार्टी हु हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेज कॉज्ड टू द पार्टी, टू द अग्रीव पार्टी। कितने तक का लॉस के रिगार्डिंग कंपनसेशन दिया जाएगा? वो वाला लॉस विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। ये तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस। और स्पेशल डैमेजेस क्या होता है? स्पेशल डैमेजेस है कि अगर इसके भी बियॉन्ड आपको डैमेजेस मांगने हैं तो फिर वो चीजों के रिगार्डिंग आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। यानी कि अग्रीव पार्टी कैन डिमांड डैमेजेस फ्रॉम द रॉन्गफुल पार्टी beyond an amount beyond the ordinary damages also, provided जिस चीज के रिगार्डिंग डैमेजेस मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो चीजें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पहले से ही डिस्कस्ड होनी चाहिए आपस में पार्टीज की, पहले से ही कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। जैसे कि हमने हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल में भी देखा कि जो सेकंड प्रकार का जो डैमेजेस उसने डिमांड किया, अगर इस बारे में ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने पहले कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही डिस्कस कर लिया था रिगार्डिंग द डिले एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट होल सिनेरियो, तो फिर वो ये वाले डैमेजेस भी उसको मिल जाते। बट क्योंकि ये स्पेशल डैमेजेस की कैटेगरी में आ रहा है, स्पेशल डैमेजेस अवार्ड होने के लिए प्री डिस्कशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के समय पर ही ऑलरेडी एक डिस्कशन या इंटीमेशन जरूरी है। ओके, सेक्शन 73 इज ऑल्सो डन। इसके बाद ये आप पढ़ लेना भाई, प्रीवियस नोटिस या इंटीमेशन वगैरह इस बारे में बात हो रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली सेक्शन 73 में जो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है कि कभी भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए डैमेजेस नहीं डिमांड कर सकते आप। इट विल नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर व्हाट? फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। आगे आते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस ऑल्सो इज कंप्लीट। इसमें मैंने आपको कीवर्ड बता दिया, नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल इज ऑल्सो डिस्कस्ड। आगे आते हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का कंसेप्ट भी आपको बता दिया। ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर 5 हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल की ही कॉपी है, बस हल्का सा इन्होंने एक चेंज कर दिया। सो लेट्स रीड दिस एग्जांपल। ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। ए ने बी को बोला था भाई ये ले, ये मशीन है, इसको वापस ले आना बिना डिले के। ए ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बी दैट हिज मिल हैज was stopped for the want of machine। ए ने बी को ये भी बताया कि जब तक तू ये वापस नहीं लाएगा मशीन, मेरी मिल तब तक बंद रहेगी। देखो ये वाले एग्जांपल और हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल में क्या डिफरेंस है कि हैडली वर्सेस बैक्सएंडेल में ऑलरेडी ये प्रायर नोटिस नहीं दिया था इसके रिगार्डिंग, बट यहां पर प्रायर नोटिस दे दिया है।
regarding the shutdown of the mill. So B unreasonably delayed the delivery of the machine and in consequence A lost a profitable contract with the government. In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which he would have been made by running the mill during the period of delay. यहाँ पर वो मिलेगा उसको वो प्रॉफिट डिमांड लॉस ऑफ प्रॉफिट भी एज डैमेजेस डिमांड कर सकता है, बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओ माय गॉड, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इंटीमेशन दिया था क्या उसने तो सिर्फ ये कहा था कि मेरी मिल बंद रहेगी तो मेरा नॉर्मली प्रॉफिट का लॉस वगैरह होगा, प्रॉफिट वगैरह मेरा लूज आउट होगा. प्रॉफिट वगैरह जो यूजुअली वो कमाता, अगर वो मिल चल रही होती हम उतना ही डिमांड कर सकते हैं ना, एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही तो मांगेंगे. अब उस दौरान एक स्पेशल चीज हो गई, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी छूट गया, उससे लूज आउट हो गया. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का आ जाना भी तो एक स्पेशल चीज है. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी तो एक प्रायर नोटिस देना जरूरी था, ये तो नहीं दिया था. सो ये स्पेशल डैमेजेस के अंडर में फॉल नहीं करेगा जो उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉफिट लूज आउट हुआ. जो एवरेज प्रॉफिट उसका लूज आउट हुआ वो डिमांड कर सकता है, बिकॉज एज कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी. मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. चलिए, और कितने प्रकार के डैमेजेस होते हैं भाई? एक और टाइप का डैमेज होता है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस. आपके स्टडी मटेरियल में इसके रिगार्डिंग सिर्फ दो ही केसेस डिस्कस्ड है, या आप ऐसे के ऐसे डिस्कस कर याद कर लो कि विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं. जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, दे आर अवॉर्डेड टू सेट अ पब्लिक एग्जाम्पल, कि ये वाले जो डैमेजेस हैं सिर्फ इस रीजन से अवॉर्ड किए गए हैं जिससे कि एक समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और बाकी लोग गलतियां ना करें, या बेचारा जो दूसरा इंसान है उसको अगर एग्जेम्पलरी लॉस या इंजरी हुई होगी तो उसके रिगार्डिंग एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ डैमेजेस भी अवॉर्ड किया जा सकता है. सो फर्स्ट केस वाज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस. अगर किया गया है इन द केस ऑफ मैरिज, पहले मतलब अगर किसी ने मैरिज करने का प्रॉमिस किया और बाद में वो प्रॉमिस तोड़ दिया, इससे दूसरे को रेपुटेशन या फीलिंग्स वगैरह का अगर कोई लॉस होता है, उस केस में विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड किए गए हैं, ऐसा लिखा है आपके स्टडी मैट में. दूसरा पॉइंट इज कि अगर एक रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक किया है बाय अ बैंक इन द केस ऑफ अ बिजनेस पर्सन, यानी कि मान लीजिए मिस्टर ए है, बहुत फेमस बिजनेसमैन है और उनका बैंक अकाउंट है मान लो एसबीआई बैंक में. एसबीआई बैंक के पास उन्होंने चेक्स भिजवाए, मतलब उन्होंने अपने एक क्रेडिटर को चेक दिया कि ये आप बैंक में लगवा लीजिए, ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी. तो मिस्टर ए का जो बैंक अकाउंट है एसबीआई में, एसबीआई वालों ने वो चेक ही क्या कर दिया, डिसऑनर, जो उसका क्रेडिटर है उसको ये बोल के कि इनके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है. बट एक्चुअली में जब मिस्टर ए ने चेक किया तो उसके अकाउंट में बैलेंस तो है. तो यहां पर क्लियरली किसकी मिस्टेक हो गई, एरोनियस किससे हो गया भाई, बैंक से गलती हो गई. अब बैंक से गलती तो हुई, लेकिन मिस्टर ए की तो समाज में थू हो जाएगी ना, उनका तो बिजनेस लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज डैमेज टू हिज रेप्यूटेशन और हिज गुडविल. इस वजह से भी दैट ट्रेडर, दैट बिजनेसमैन, दैट मिस्टर ए कैन डिमांड एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस अगेंस्ट द बैंक इन अ कोर्ट. हालांकि याद रखना भाई, ये वाला किस केस में तो नहीं लगेगा ये वाला एग्जाम्पल, अगर आपका जो बंदा है वो ट्रेडर या बिजनेसमैन नहीं है, मेन पर्सन, या वो अगर सैलरीड एम्प्लॉय है कहीं पे, तो उसकी समाज में इज्जत वगैरह ऐसे धज्जियां नहीं उड़ेंगी इफ अ डिसऑनर ऑफ चेक हैपेंस और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो उसका रोज का काम नहीं है. बिजनेस पर्सन का तो रोज का काम होता है चेक्स वगैरह का से रिलेटेड, और उसकी एक इमेज होती है, बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ नॉन ट्रेडर पर्सन. ओके, ये केस भी था, एक केस का नाम याद कर लीजिएगा, गिबन्स वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक, done with vindictive and exemplary damages. Next type of damages is nominal damages. Nominal damages का मतलब है कि जैसे मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया. पहले कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में, बोथ आर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर ए ने बी के खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में ये बोल के कि बी ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. पर बी बार बार यही बोल रहे हैं कि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐसे करके. तो मिस्टर बी ने भी उल्टा मिस्टर ए के खिलाफ केस कर दिया एक नॉमिनल डैमेजेस के लिए. नॉमिनल डैमेजेस के केस में मिस्टर बी कोर्ट से मान लो 10 रुपए मांगेंगे या 20 रुपए या जो भी बहुत ही छोटी सी अमाउंट मांगेंगे, लेकिन जो ज्यादा बड़ी चीज मांगेंगे वो ये मांगेंगे कि आप जज साहब की आप बोलिए कि आप ये फाइनल ऑर्डर दीजिए कि आई एम अब्सॉल्व्ड या आई एम इनोसेंट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा था, बस मुझे ये प्रूव करवाने में इंटरेस्ट है. डैमेजेस आप चाहे 10 रुपए 20 रुपए दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूं. सो इस तरह के जो डैमेजेस हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस.
ओके, नेक्स्ट डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, ये पता नहीं कौन से टाइप का डैमेजेस है, आपके स्टडी मैट में दिया है, इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट इज प्री फिक्स डैमेजेस, प्री फिक्स डैमेजेस और ढंग से दिया है नीचे सेक्शन 74 में। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 74। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का कंसेप्ट है इसमें। ऑलराइट, सो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस अंडर सेक्शन 74 में आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कंसेप्ट याद करना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इंग्लिश लॉ का एंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन लॉ का। इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी दोनों कंसेप्ट चलते हैं। इंग्लिश लॉ के हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जब भी मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, अभी इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लॉ यानी कि जो इंग्लैंड में फॉलो होता है, ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंग्लैंड में और वहां पे मान लो लंदन वासी हैं, दोनों लंदन में रहते हैं और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए विल डिलीवर गुड्स, बी विल पे फॉर देम, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसमें इन लोगों ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखवा लिया एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट, एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस दैट मे अराइज इन केस ऑफ ब्रीच, ऐसा करके एक सोच के, यानी कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, अकॉर्डिंगली कितना डैमेजेस मांगना चाहिए, उस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए ये एक अमाउंट के तौर पे लिख दी गई है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कि इतना लॉस होगा, इस हिसाब से हम इतना डैमेज एक दूसरे से मांगेंगे। तो ऐसा क्लॉज अगर लिखवा दिया विद इन द कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और जब बाद में लॉस हुआ तो फिर जो भी डैमेजेस अवार्ड किए जाएंगे उस लिक्विडेटेड डैमेजेस की अमाउंट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा ली थी उस हिसाब से अवार्ड किए जाएंगे। दैट अमाउंट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो फिर पेनल्टी का कंसेप्ट क्या है? पेनल्टी के कंसेप्ट में इंग्लिश लॉ में सिर्फ ऐसा चलता है कि अगर जो अमाउंट लिखवा ली थी कॉन्ट्रैक्ट में वो इतनी एग्जॉर्बिटेंट थी, इतनी अनजस्ट थी, इतनी ज्यादा लिखवा ली थी, अनरीजनेबल थी, और जो एक्चुअल लॉस हुआ वो तो ज्यादा उसको कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ इसलिए वो अमाउंट लिखवा ली थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिससे कि दूसरी पार्टी के ऊपर तानाशाही कर सकें, दूसरी पार्टी को फोर्स कर सकें कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, उस पर प्रेशर डालने के लिए लिखवाई थी वो अमाउंट। देन वी कॉल such an amount then falls under the concept of penalty। फिर हम उस अमाउंट को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाई थी exorbitant अमाउंट, उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? पेनल्टी। ये हो गया इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ में क्या चलता है भाई? इंडियन लॉ में भी पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस दो अलग अलग कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं क्या? द आंसर इज नो। इन इंडिया पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस चाहे आप जो बोलना है आपको बोल लो, इंडिया में तो जो कोर्ट्स अवार्ड करते हैं किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांस में रीजनेबल कॉम्पनसेशन ही अवार्ड करते हैं। जो पार्टीज का जो भी ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक दूसरे का जो भी मतलब ब्रीच हुआ, उसमें अग्रीव पार्टी का जो भी लॉस हुआ विच इज कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल पार्टी, उसको मद्देनजर रखते हुए ही रीजनेबल कंपनसेशन ही अवार्ड की जाती है इन इंडिया। हाउएवर अगर पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अमाउंट लिख भी ली थी एज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस दैट मे बी कॉज टू द अदर पार्टी, इस तरह से एक अमाउंट लिखवा भी ली थी, तो वो एक एज अ कैपिंग एक्ट करेगा। यानी कि अगर मान लो ऊपर वही ए और बी, अब मान लो इंडिया में है, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में लिखवा लिया था पहले ही कि एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट क्या है कि मान लो जो भी लॉस होगा बी को, अगर ए से ब्रीच होता है तो बी को ए विल गिव 1 करोड़ एज डैमेजेस, ₹1 करोड़। और एक्चुअली में जो भी लॉस हुआ बी को, मान लेते हैं जो भी लॉस हुआ बी को वो 1.5 करोड़ का लॉस हुआ। सो देन कॉन्ट्रैक्ट में तो इन्होंने क्या लिखवा लिया था कि ए विल अवॉर्ड हाउ मच डैमेजेस टू बी 1 करोड़। वो एज अ कैपिंग एक्ट करेगा, वो एज अ क्या कैपिंग एक्ट करेगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट विच शुड नॉट एक्सीड, वो एक्ट करेगा। सो सेक्शन 74 एंटाइटल्स अ पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट, वैसे तो देखो क्या मिलती है कंपनसेशन, रीजनेबल कंपनसेशन। सो क्या कंसेप्ट ही लगता है यूजुअली इंडिया में? फिर तो लिक्विडेटेड डैमेजेस का ही कंसेप्ट लगाना, पेनल्टी का कंसेप्ट तो लगा ही नहीं, क्योंकि अनरीजनेबल अमाउंट अगर होगी भी और लॉस छोटा सा होगा तो कोर्ट उस अनरीजनेबल अमाउंट पे फोकस ही नहीं करेगा। कोर्ट वैसे भी सिर्फ एक रीजनेबल कंपनसेशन अवार्ड करेगा और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखवाई थी उसको एज अ कैपिंग अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट के तौर पर मान लेगा। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने कभी कोई बॉन्ड या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें आपने सरकार को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था कि आप वो पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक एक्ट निभाएंगे, और अगर वो आपने ब्रीच कर दी तो फिर आपको वो सो एंड सो सम, जो भी वो एग्जॉर्बिटेंट सम हो, वो फिर आप सरकार को एज पेनल्टी देंगे। तो अगर एक्चुअली में वो सम एग्जॉर्बिटेंट या अनरीजनेबल निकला तो वो पेबल ही होगा। वहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल के आप सरकार से ये गिड़गिड़ा नहीं सकते कि आपने अमाउंट ज्यादा ले ली मेरे से। गवर्नमेंट आपसे जो अमाउंट पहले ही बॉन्ड में लिखवा लेगी कि ये अमाउंट आपको एज पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने वो सरकारी ड्यूटी वगैरह नहीं निभाई। मैंने क्लास में इसका एग्जांपल कस्टम ड्यूटी के तौर पर दिया था। आई होप यू रिमेंबर इट। चलिए एग्जांपल 8, 9, 10 आप रीड कर लेना। Liquidated damages and penalty में difference है। Let's read quickly. So if the sum payable is so large as to be far in excess of the probable damage on breach, then it is called a penalty. Where a sum is expressed to be payable on certain date and further sum in the event of default being made, the latter sum is penalty because mere delay in payment is unlikely to cause a damage. The expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is in truth a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as penalty, even if it is written in the form of liquidated damages. अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम liquidated damages दे दिया, लेकिन कोर्ट को तो उसको पढ़ के लग रहा है ये तो अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, तो फिर कोर्ट उसको पेनल्टी ही बोलेगा। वो आपके एज ए लिक्विडेटेड डैमेजेस लिख देने से फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को जो मानना है वो वही मानेगा। The essence of penalty is payment of money stipulated as a terrorism, मतलब दहशत फैलाने के लिए यह अमाउंट लिखवाया जाता है दूसरी पार्टी को डराकर प्रेशर डालने के लिए। So the essence of liquidated damages is क्या? Genuine pre-estimate of damages। तो ध्यान रखना भाई, पेनल्टी लिखने का अगर बहुत मोटी सी अमाउंट लिखवा देने का तो एज टेररिज्म यूज किया जा सकता है अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पार्टी, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस की पहचान क्या है? वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ डैमेज होता है। इंग्लिश लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, लेकिन इंडिया में ये ऐसा कोई डिस्टिंक्शन फॉलो नहीं किया जाता। चलिए आगे। This finishes damages as one of the remedies against breach of contract. और क्या रेमेडी होती है? एक और रेमेडी होती है भाई, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मींस कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 में भी आपने पढ़ा था कि जब भी एक पार्टी ने प्रॉमिस किया दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को और पार्टी ने ब्रीच कर दिया, तो ये दूसरी पार्टी के पास हक क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दे, कैंसिल कर दे और शांति से बैठ जाए। अब उसके बाद उसने सू करना है फॉर डैमेजेस वगैरह और क्या करना है वो उसके ऊपर है, बट रिसेंड कर देना भी अपने में ही एक रेमेडी है। चलिए आगे क्या है? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का केस फॉल्स अंडर अ सर्कमस्टांस वेयर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। मान लो ए ने बी को बोला कि ये ए का ये प्लॉट ऑफ लैंड है, इस पे बिल्डिंग खड़ी करनी है 3 माले की। ऐसा ए ने बी को बोला। बी कौन है? बी इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। और आपस में दोनों ने शुरू में ही बी अपने काम का कितना पैसा एज रेम्यूनरेशन लेगा ये डिस्कस नहीं किया। तो अगर बी ने मान लो 2 माले तो बना दिए, उसके बाद ए ने ही बी को उसके काम से हटा दिया, ए ने ही प्रोजेक्ट रद्द करा दिया, तो बी जायज पैसा तो मांगेगा ना ए से, जितना बनता है उसके काम के हिसाब से, जितना काम किया होगा। दैट अमाउंट विच ही विल डिमांड, जितना बनता है, विल बी डिमांडेड अंडर विच काइंड ऑफ केस। क्या केस फाइल करेगा वो कोर्ट में? अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट। So where one person has rendered service to another in circumstance which indicate understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration was fixed, the law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved. So it covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not all of the work which he is bound to do, and he seeks to be compensated for the value of the work done. तो इस केस में ये वाला डॉक्ट्राइन लगेगा। So it is only available if the original contract has been discharged and the claim must be brought by the party who is not in default. ठीक है, इसमें एक विस्की वाला एक उल्टे तरीके से एग्जाम्पल दिया है, इसको एक बार रीड कर लेना। कुछ नहीं है, इन्होंने क्वांटम मेरिट का थोड़ा इंटरप्रिटेशन उल्टे तरीके से लगाया कि एक बंदे ने शॉप पे सिर्फ 12 बॉटल विस्की ही ऑर्डर की थी, उसके पास साथ में गलती से 2 बॉटल ब्रांडी भी आ गई और उसने 2 बॉटल ब्रांडी भी रख ली। तो ऐसा नहीं भाई कि ये फ्री में रखनी है, इसका पैसा भी देना है। इन्होंने क्वांटम मेरिट लगा दिया इस पॉइंट पे कि ये ब्रांडी जो उसके पास गलती से आ गई इसका भी पैसा देना जरूरी है। ठीक है,
चलिए, अब कुछ केसेस में क्वांटम मेरिट अवार्ड किया गया है। कैसे कैसे केसेस होते हैं जहां पर क्वांटम मेरिट का केस बनता है? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, वेयर एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो शुरू में तो बहुत गुडी गुडी चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट किसी मान लो दो पार्टीज के बीच, और बाद में टर्न्स आउट की जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे थे इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो जितना जायज अमाउंट बनता है, जितना काम हो गया उसका उतना पैसा तो वो मांगेगा बेचारा दूसरी पार्टी। So that can fall under quantum merit. Second, when something is done without any intention to do so gratuitously. Gratuitously का मतलब होता है for free. जहां पर भी एक पार्टी ने दूसरे के लिए काम तो कर दिया, पर उसने शुरू से ही ऐसा नहीं बोला था कि वो फ्री में कर रहा है, तो जितना भी काम उसने किया, जितना भी जायज पैसा बनता है, उतना तो दूसरी पार्टी को उसको देना पड़ेगा। Where there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration. यानी कि जहां पर शुरू में ही किसी बंदे को आपने अपॉइंट किया या किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया कुछ काम करने के लिए, और अमाउंट डिसाइड नहीं करी कितना रेम्यूनरेशन होगा, तो आपने अगर जितना भी उसने काम किया उतना पैसा तो आपको जायज देना पड़ेगा। When one party abandons or refuses to perform the contract, तो अगेन अबैंडन वाली चीज मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में भी सेट बैठ जाएगी, वो भी आप देख लेना। Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of the part performance, again similar example can fall under this heading. और लास्ट क्या है? Where the contract is indivisible for a lump sum is completely performed but बैडली बुरे तरीके से परफॉर्म किया। यानी कि ऊपर वाले एग्जांपल में बी ने काम तो किया, 2 माले बनाए तो हैं, लेकिन अच्छा काम नहीं किया, तो फिर ए पैसे तो देगा लेकिन उतना पैसा काट के देगा जितना पैसा बनता नहीं है बी का, बिकॉज उसने गंदा काम किया। तो अगर बी को 1 करोड़ रुपए मिलने थे और ए को लग रहा है 1 करोड़ तो नहीं बनते, ये तो मैं 60 लाख ही दूंगा, 40 लाख का तो तुमने क्या घटिया माल लगाया है, तो फिर वो 40 लाख काट लेगा और सिर्फ कितना पैसा देगा? 60 लाख ही देगा। वो भी चलता है, दैट इज ओके अंडर क्वांटम मेरिट। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लेना। आगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी एक टाइप का रेमेडी होता है। यूजुअली ये जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ज्यादा एज अ रेमेडी डिमांड किया जाता है, जहां पर पैसे से दूसरी पार्टी खुश नहीं होगी। मान लो एक पार्टी ने तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, दूसरा अग्रीव्ड पार्टी है, तो जो अग्रीव पार्टी है वो कह रही है हमें पैसा नहीं चाहिए एज डैमेजेस, हम उससे खुश नहीं होने वाले, हमको तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करके दो जो आपने प्रॉमिस किया था और जो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो देन दे मे सू द अदर पार्टी फॉर व्हाट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि दे वांट, द अग्रीव पार्टी वांट्स एग्जैक्टली दैट थिंग ओनली व्हिच वाज प्रॉमिस्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर इंजंक्शन का मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया है भाई, यही फिल्म स्टार वाला ही एग्जांपल दिया है कि फिल्म स्टार मान लो एन कौन है? एन इज एनी फिल्म स्टार, मान लो कार्तिक आर्यन ने भाई साइन किया एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कि मान लो उसने शाहरुख खान के साथ एक रेड चिलीज प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 1 साल तक तो वो सिर्फ किसके साथ ही मूवीज करेगा? रेड चिलीज के साथ ही मूवी करेगा। अब वो वाला फिल्म स्टार अगर किसी और प्रोड्यूसर की मूवी करने लग जाए, कार्तिक आर्यन मान लो उसने करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस की मूवी साइन कर दी, धर्मा की मूवी साइन कर दी, तो क्या होगा इस केस में? देन शाहरुख खान विल, यानी कि गौरी खान विल सू कार्तिक आर्यन फॉर डूइंग सम अदर प्रोड्यूसर्स वर्क, जब उसने पहले ही एक्सक्लूसिविटी वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया हुआ है? रेड चिलीज के साथ। तो देन दे विल सू कार्तिक आर्यन इन द कोर्ट एंड फ्रॉम द कोर्ट गौरी खान विल डिमांड एन इंजंक्शन इज लाइक अ स्टे ऑर्डर, कि इसको रोकिए दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने से और इसको बोलिए कि आप ये हमारे साथ ही काम करें क्योंकि हमने इसके साथ एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो इंजंक्शन इज लाइक अ स्टे दैट यू कैन गेट अगेंस्ट someone's breach by breaking the promise with them and trying to perform the contract with someone else. ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 75 किस बारे में है? सेक्शन 75 बहुत सिंपल सा लॉजिक देता है कि जहां पर भी एक पार्टी ने परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी पार्टी इज द अग्रीव पार्टी, तो अग्रीव पार्टी यूजुअली क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट को तो रिसेंड कर देती है जब उसको पता लग जाता है कि ये जो मेन पार्टी है प्रॉमिसर है, ये तो परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है। तो जो रिसेंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को वो अपनी तरफ गलत तो नहीं है, मतलब यानी कि जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया, सिंगर ने बोला था कि वो इतने इतने समय तक परफॉर्म करेंगी, अब वो सिंगर 6th नाइट के बाद तो शी इज विलफुली एब्सेंट एंड शी इज नॉट रेडी टू परफॉर्म। तो जो मैनेजर है उस इवेंट का, उस थिएटर का, उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना गलत नहीं है अगर दूसरी ही पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। ये बात कहां लिखी है? ये सेक्शन 75 में लिखी है। ओके, this finishes unit number 5.